This video is sponsored by Extra Edge Fitness. 3000 किलो ड्रग्स बरामद जिस स्टेट में हो गई, वो स्टेट की सरकार ही निकम्मी है, फेल है। वहां पर कार्रवाई करो, गृह मंत्री का राजीनामा लो। कल या परसों की एक रिपोर्ट है कि इंडिया में सबसे ज्यादा क्राइम होने वाला स्टेट का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश पर फर्स्ट है। और महिला अत्याचार सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में हुआ, मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ, लेकिन ये मुद्दा खाली महाराष्ट्र का नहीं, पूरे राष्ट्र का है। मीडिया होने के नाते आप 2014 से ये देख रहे होंगे कि जातिवाद किसने देश में लाया। इसीलिए फ़िलहाल जातिवाद मुद्दा नहीं है, फ़िलहाल मुद्दा ये है कि ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो, जनता बेरोजगार है, केवल निवालों की बात हो। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के लेट्स टॉक इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अमित वांद्रे। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा तड़फदार और बेबाकी से अपनी राय रखने वाले फैजान मिर्जा से। ये फैजान मिर्जा जो है वो नागपुर के पूर्व मुख्य प्रवक्ता थे राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से, अभी फिलहाल प्रदेश कमेटी में है। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का भविष्य देखते हैं, उनमें किस तरह से खुद का भविष्य देखते हैं। अल्पसंख्यक से आते हैं तो राष्ट्रवादी में अल्पसंख्यक के साथ किस तरह से व्यवहार होता है, क्या अपॉर्चुनिटी है राष्ट्रवादी में, इन सारे बातों में बात इनसे करेंगे। वही जो फिलहाल महाराष्ट्र में चल रहा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता, जिनके जो बड़े नेता थे, गृह मंत्री थे, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ जो फिलहाल सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के रेड पड़े, उनके बारे में जानकारी लेंगे। फैजान जी, आपका स्वागत है महाराष्ट्र 24 के लेट्स टॉक इस कार्यक्रम में। क्या लगता है, सबसे बड़ा सवाल यह है, राष्ट्रवादी कांग्रेस से आप हो, अल्पसंख्यक विभाग से भी आते हो, एक कम्युनिटी से आते हो, किस तरह से आप देखते हो राष्ट्रवादी कांग्रेस को, जिसे कहा जाता है, क्या आरोप लगे हैं, अभी बीच में कुछ आरोप लगे हैं कि जब से राष्ट्रवादी का उदय हुआ है तब से महाराष्ट्र में जातिवाद बढ़ा है। आप किस तरह से देखते हो और अब खुद का भविष्य कहाँ देखते हो? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यह आरोप लगाए किसने। मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के ही नेताओं ने ये आरोप लगाए हैं। मीडिया होने के नाते आप 2014 से ये देख रहे होंगे कि जातिवाद किसने देश में लाया। इसीलिए फ़िलहाल जातिवाद मुद्दा नहीं है, फ़िलहाल मुद्दा ये है कि ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो, जनता बेरोजगार है, केवल निवालों की बात हो। अभी जनता बेरोजगार है, त्रस्त है। हम जनता को किस तरह से खुश रखेंगे, उनको रोज़गार देंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनको खुशहाली देंगे, उस पर हम लोगों को फोकस करना है। बीजेपी वाले इस पर फोकस नहीं कर रहे, इसीलिए तो आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई। तो आप ये मानते हो कि देश की जनता बेरोजगार है, तो कहीं ना कहीं आप महाराष्ट्र सरकार में हो, 2 साल हो गए हैं, आप भी उसके लिए और रोजगार के लिए कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, ये आप मानते हो? रोजगार के लिए महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है। अब 21,000 करोड़ का जीएसटी तो बकाया है केंद्र की तरफ, अगर उसमें से आधा भी महाराष्ट्र सरकार को मिल गया तो महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छे से और काम करेगी। और मुझे ये नहीं लगता कि महाराष्ट्र सरकार एम्प्लॉयमेंट देने में फेल हो रही है। केंद्र की कूटनीतियों के वजह से महाराष्ट्र सरकार चलने में थोड़ी कमज़ोर हो रही है, बस यही आरोप होता है आपके ऊपर हमेशा। जब भी आपके ऊपर कुछ सवाल किए जाते हैं तो आप केंद्र के ऊपर ढकेल देते हो। महाराष्ट्र में खुद कई ऐसे डिपार्टमेंट है, महाराष्ट्र सरकार के डिपार्टमेंट है, जहाँ पे जिनकी जगह खाली है, उसके पद खाली है, लेकिन अब तक भरे नहीं जा रहे। अब क्योंकि 2 साल हो गए आपके सरकार को, आप वो जगह निकाल सकते हो, नहीं निकाले जा रहे, और आप इसको भी अगर केंद्र के ऊपर ढकेल देंगे तो किस तरह से होगा? कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमपीएससी की जगह भरने के लिए हर विभाग को और अपनी अपनी भर्ती निकालने के लिए हर विभाग को सूचित किया है। इसीलिए थोड़ा समय दीजिए, बहुत जल्दी खाली जगह भरी जाएंगी, रोज़गार लोगों को दिया जाएगा और तरक्की होगी, विकास होगा। फैजान जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस में आप अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आते हो, किस तरह से आपका भविष्य खुद को देखते हो? या मुस्लिम समाज जो ज़्यादातर जो है कांग्रेस में जाता है, आपने राष्ट्रवादी को चुना है, किस तरह से देखते हो मुस्लिम समाज का भविष्य इस पार्टी में? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी समाज को लीड नहीं करती, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी केवल महाराष्ट्र को और देश को लीड करती है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मैं एक मुस्लिम होने के नाते नहीं, एक भारतीय और एक महाराष्ट्र प्रेमी होने के नाते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये पार्टी नहीं, एक परिवार है। परिवार में जात पात ऊंच नीच नहीं देखी जाती, इसलिए मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आगे भी बहुत कुछ मिलेगा और इससे आगे भी अल्पसंख्यक समाज के लिए और भी न्याय होगा। आज अल्पसंख्यक समाज से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 2 मंत्री है, यही तो सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज के लिए पार्टी के द्वारा किया गया न्याय है।
इससे बड़ी बात क्या मैं कह सकता हूँ आपको। महाराष्ट्र में जिस तरह से पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर ईडी, सीबीआई, अब इनकम टैक्स ने भी रेड करना चालू कर दिया, तो किस तरह से देखते हो अपने पार्टी के साथ आपके वरिष्ठ नेता जो है ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है कि खड़े नहीं हैं, उनके बयानात कुछ इस तरह दिखाई देते हैं कि साथ में नहीं है। क्या ऐसा हो गया कि अनिल देशमुख के साथ नहीं दिखाई दे रहे, या फिर मीडिया में दिखाई नहीं दे रहा? ये मुद्दा, दिस केस इज अंडर कोर्ट। कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए पार्टी ने हमें मना किया है, क्योंकि न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। न्यायालय के फैसले के बाद हम हमारे पार्टी का स्टैंड रखेंगे, हम बताएंगे, और इंशाल्लाह न्यायालय तो न्याय देगा ही। हम सबको पता है कि दोषी कौन है और किस पर किस तरह से आरोप किए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ परमबीर सिंह जी के बारे में, परमबीर सिंह जी पर तो कितनी तरह की एफआईआर अभी दर्ज हुई है, मीडिया उनके बारे में क्यों नहीं बता रही है? मास्टर मीडिया चैनल्स जो है ऊपर के, आज तक और भी XYZ जो मीडिया चैनल है, ये चैनल्स अनिल देशमुख साहब को ही कल्प्रिट बता रहे हैं। इवन द कल्प्रिट इज मेन विच इज़ नेम्ड एज परमबीर सिंह जी के बारे में भी बताया जाना चाहिए कि उन पर पिछले दिनों में कितने मुकदमे, कितने एफआईआर दाखिल हुई है। इसीलिए एक तरफा बात सुनकर किसी के भी बारे में राय कायम करना मुझे नहीं लगता कि सही है। लेकिन अगर अनिल देशमुख इनोसेंट है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे? वो फिलहाल गायब दिखाई दे रहे हैं, ना मीडिया के सामने आ रहे हैं, ना किसी के सामने आ रहे हैं, ना पार्टी के सामने आ रहे हैं, कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे। वो अपने वकील के थ्रू ही बात कर रहे हैं मीडिया के साथ। तो ऐसा क्यों? अगर अब इनोसेंट है तो सामने आ जाना चाहिए। ये न्यायालयीन लड़ाई है, ये उनको भी पता है, इसीलिए मीडिया के सामने आकर न्यायालयीन लड़ाई के बारे में कुछ कहना इज़ नॉट गुड एंड इट्स नॉट फेयर एट ऑल। जब तक कि अभी उन्होंने ईडी के अरेस्ट वारंट या फिर समन्स के खिलाफ कोर्ट के अंदर अर्जी लगाई है, कोर्ट के जो भी फैसला होगा उसके बाद में इंशाल्लाह सामने आएंगे और अपनी राय रखेंगे, बात रखेंगे। थोड़ा सब्र कीजिए ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, देखिए ना। अभी महाराष्ट्र में एक सवाल या फिर एक घटना बहुत ज़्यादा चर्चित हुई है जो साकीनाका में हुई है महाराष्ट्र में। महिला अत्याचार के ऊपर अभी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो रेप केसेस वो बढ़ गए हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं। आपकी सरकार है, आप पक्ष में हो, आप सत्ता में हो, तो इसके ऊपर फिलहाल राज्यपाल ने दो दिवसीय जो है विशेष सभा बुलाने की बात की गई थी, लेकिन उस पर मुख्यमंत्री ने डिनाइल कर दिया। उन्होंने कहा आप केंद्र को क्यों नहीं बोलते, ये मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है। तो इतना ज्वलंत विषय है, क्या मुख्यमंत्री जी का इस तरह से स्टेटमेंट है, उसके बाद आप पार्टी में हो, क्या आपको लगता है कि यह सही है कि महिलाओं के लिए जो सुरक्षा का जो फिलहाल सवाल खड़ा हुआ है, क्या उसके लिए विशेष सभागृह को किया जाना चाहिए था, नहीं किया जाना चाहिए? इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब राज्यपाल जी को दिया है, मेरी नज़र में तो वो सही है। क्योंकि कल या परसों की एक रिपोर्ट है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्राइम होने वाला स्टेट का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश पर फर्स्ट है। और महिला अत्याचार सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में ये हुआ, मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ, लेकिन ये मुद्दा खाली महाराष्ट्र का नहीं, पूरे राष्ट्र का है। निर्भया कांड से लेकर दामिनी कांड से लेकर आज देश के अंदर जिस तरह के कांड हो रहे हैं, तो केंद्र को ही कड़क नीति इस पर बनानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार केंद्र के साथ में कदम से कदम मिलाएगी, और अगर महाराष्ट्र सरकार कानून बनाएंगी तो थोड़ा समय उसमें लगेगा। अभी दिशा कायदा जो आंध्र प्रदेश में लागू हुआ, उसके लिए पूर्व गृह मंत्री देशमुख साहब ने उसकी पूरी तैयारी वहाँ पर जाके करके आए थे। अभी नए गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल साहब अंडर कंस्ट्रक्शन में उस काम को कर रहे हैं, और उसको बहुत जल्दी कायदे को महाराष्ट्र में दिलीप वळसे पाटिल साहब और माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, अजीत दादा सब मिलकर लागू करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। एक सवाल आपके पार्टी का, जब अनिल देशमुख जी गृह मंत्री थे तो वो मीडिया के सामने इजीली आ जाते थे, मीडिया फ्रेंडली थे, लेकिन वळसे पाटिल जी है वो मीडिया के सामने ज़्यादा बात नहीं करते। क्या इनको इनपुट दी गई है राष्ट्रवादी की तरफ से कि आपने मीडिया के सामने ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए? इस विषय में मैं ये कहूँगा कि हर व्यक्ति के अपने अपने स्वभाव होते हैं। कोई व्यक्ति है जो इजीली खुलकर बातचीत करता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो बात ही नहीं करता है, काम भी करता है बात नहीं करता, और एक व्यक्ति ऐसा है जो काम भी करता है बात भी करता है, अपनी बात भी रखता है। तो मुझे ये लगता है कि दिलीप वळसे पाटिल साहब की जो नीति है वो शांत रहकर काम करने की है, वो संयमी स्वभाव के भी है। देशमुख साहब की भी नीति अपने काम को बताकर काम करने की थी, बहुत अच्छी उनकी भी नीति थी, और वळसे पाटिल साहब की भी नीति बहुत अच्छी है। इसीलिए हर व्यक्ति, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित और पट।
इसलिए हमको इतने डीप विषय में जाना नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि महाराष्ट्र विकास और महाराष्ट्र के अंदर कड़क कायदे गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल जी लागू करेंगे। ये सरकार 5 साल चलेगी, इसके ऊपर हमेशा ही सवाल खड़ा होता है। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क हो गया कि क्या ये सरकार फिर से बीजेपी के साथ या फिर शिवसेना बीजेपी के साथ जाएगी, क्या ये सवाल खड़ा हुआ है। क्या लगता है ये सरकार 5 साल टिकेगी? फिलहाल तो इस सवाल की मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी बहुत भक्कम है और अच्छे तरीके से काम कर रही है। फिलहाल अगर एक सवाल है जो मेरे मन में आ रहा है, जो मैं मीडिया को बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हाल ही में 1 या 2 दिन पहले की घटना है, मुझे तो आज ही पता चला, मैं कल भी देख रहा था तो मुझे कुछ दिखा, लेकिन मैं आज पूरा उसका इन्फॉर्मेशन लिया कि अदानी पोर्ट पर गुजरात में 3000 किलो ड्रग्स बरामद हुए। एनडीटीवी को छोड़कर क्या किसी मास्टर मीडिया चैनल ने इस बातमी को बताया? फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी के पास में 1 ग्राम भी ड्रग मिल जाता है तो उसको बेचारे को देशद्रोही साबित कर देते, उसको ऐसा साबित कर देते, नशेड़ी साबित कर देते, कुछ भी साबित कर देते। लेकिन फिलहाल जो 3000 किलो ड्रग्स वहाँ बरामद हुआ है, उसको बीजेपी के नेता क्यों छुपा रहे हैं? उसके बारे में क्यों बीजेपी के नेता ये नहीं बोल रहे कि गुजरात में कानून व्यवस्था सही नहीं है? उसके बारे में क्यों बीजेपी के नेता ये नहीं कहते हैं कि वहाँ पर कानून व्यवस्था सही नहीं है, वहाँ के गृह मंत्री को राजीनामा देना चाहिए? यहाँ पर गृह मंत्री जी का राजीनामा पल पल छोटी छोटी घटनाओं पर, मुख्यमंत्री राजीनामा दो, गृह मंत्री राजीनामा दो, बहुत अच्छी बात है, आप मांग रहे राजीनामा, लेकिन यहाँ तो इतनी बड़ी घटना हुई नहीं साहब। वहाँ पर विजय रूपानी जी का बेचारों का राजीनामा हो गया, लेकिन उसके बाद में जो ये घटना हुई तो नए मुख्यमंत्री का, नहीं तो नए गृह मंत्री का राजीनामा ले लिया जाना चाहिए था। विजय रूपानी जी को क्यों हटाया गया? वहाँ पर वो फेल हो गए थे, इसीलिए हटाया गया ना, वो फेल हो गए थे, बीजेपी की सरकार वहाँ फेल हो गई थी, बीजेपी को दिख गया इसीलिए हटा दिए। 3000 किलो ड्रग्स बरामद जिस स्टेट में हो गई, वो स्टेट की सरकार ही निकम्मी है, फेल है, वहाँ पर कार्रवाई करो, गृह मंत्री का राजीनामा लो। जबकि भाई पीएम साहब, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री साहब उसी स्टेट से आते हैं, तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने गुजरात पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक सवाल यह है कि अभी कुछ 6 महीने में अब जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, सिर्फ मुंबई छोड़ के बाकी सभी महानगर पालिका में 3 सदस्यीय जो है प्रभाग बने हैं। किस तरह से देखते हो राष्ट्रवादी का भविष्य क्या है? खासतौर पर नागपुर की बात कर रहा हूँ कि नागपुर में राष्ट्रवादी, जहाँ पे सिर्फ एक ही सीट है राष्ट्रवादी की, क्या वो सामने आएगी? क्या वो उनके सीट में बढ़ोतरी होगी, या फिर अगर शिवसेना महाविकास आघाड़ी साथ में लड़ती है तो उनका भविष्य क्या है? महाविकास आघाड़ी अगर साथ में लड़ेंगे तो महापौर महाविकास आघाड़ी का होगा, और अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर लड़ती है तो पार्टी को अच्छा खासा फायदा होगा, ये देखना है आगे। अभी बीजेपी के खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी आई गई है ना, यहाँ पर अभी कल ही का वीडियो है, नाले में लोग गिर जा रहे सड़कों पर चलते चलते, कौन फेल हुआ? बीजेपी की महानगर पालिका फेल हो गई ना, बीजेपी की महानगर पालिका ही फेल हो गई ना। नाले के अंदर से पानी जा रहा है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, दुकानों में पानी जम जा रहा है। बारिश का अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, महानगर पालिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो फिर इतनी एंटी इनकम्बेंसी जब है तो मुझे लगता है कि अब इनको हटाना होगा और नागपुर के विकास के लिए एनएमसी हाथ में लेना होगा। एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन विरोधक उतना नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के खुद एक ही नगर सेवक है, उसके बाद चेहरा कौन है ये सवाल है। कुछ दिन पहले ही शहर अध्यक्ष पद से जो है एक अधिकारी का राजीनामा होता है, दूसरे अधिकारी को दे दिया जाता है। चुनाव के पहले ये जो हड़बड़ा चीज़ है वो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आप तैयार नहीं हो राष्ट्रवादी की तरफ से, इसलिए आप चेंजेस जल्दी करने की कोशिश कर रहे हो। इलेक्शन के बाद जो है आपने नेतृत्व के ऊपर अगर भरोसा रखते थे, इलेक्शन के बाद चेंजेस हो सकता था? किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं था। अनिल अहिरकर जी को उनका टर्म कंप्लीट हो गया था, इसीलिए टर्म कंप्लीट होने के बाद में अध्यक्ष चेंज किया जाता है, इसीलिए कोई अध्यक्ष फेल नहीं हुआ और किसी अध्यक्ष ने राजीनामा नहीं दिया। ये सिर्फ प्रोटोकॉल था कि हर चेहरे को मौका मिलना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवार या पावरवाद नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर परिवार के साथ में मिलकर जुड़कर और अच्छे तरीके से काम करने की हम लोगों को संस्कार मिले हैं, इसीलिए हर एक को मौका मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ के शहर अध्यक्ष ने राजीनामा देकर नए शहर अध्यक्ष का चयन यहाँ पर हुआ। इसलिए इस मुद्दे को मुझे नहीं लगता कि डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है।
तो ये तो थे फैजान मिर्जा, जिन्होंने अपनी बेबाक राय जो है महाराष्ट्र T24 के लेट्स टॉक इस कार्यक्रम में दी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगा हो तो अपनी प्रतिक्रिया भी जो है इस वीडियो के नीचे जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे महाराष्ट्र T24। नमस्कार। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल ये देता है। मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा साबुन से नहीं है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जम्स करता है प्रोटेक्ट। ये है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 8007006520।